ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। एनवायरनमेंट में चेंज होता है, उसका सबसे ज़्यादा मार लंग्स को लगता है। आजकल एक नया कल्चर निकला है कि एक 3 घंटे 4 घंटे सो लिया तो बस हो गया। एग्जैक्टली स्लीप डिसऑर्डर्स क्या है, स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए? जैसे अपन गाड़ी एक आती है, अपन गाड़ी को रेस्ट देते हैं तो गाड़ी नेक्स्ट डे चलेगी। तो ऐसे ब्रेन अगर आपका रेस्ट नहीं लेगा और नेक्स्ट डे के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर नहीं करेगा, जो रात को जो ब्रेन आपका रेस्ट ले रहा है वो रेस्ट नहीं ले रहा है, वो आपके बॉडी को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर कर रहा है फॉर द एंटायर डे एक्टिविटी। और बहुत लोग है ना सालों तक कफ से परेशान रहते हैं, सीजनल है, मतलब उस बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। लंग की कुछ बीमारी जैसे ILD जो लंग की डेडलीस्ट डिजीज मानते हैं कैंसर के बाद, जिस पर लंग टूट जाता है। जैसे कोविड में होता था, पेशेंट का लंग अचानक से सूख के पेशेंट हम लोग लूज कर जाते हैं पेशेंट को, वो होता था 5-7 दिन के अंदर। ILD में पेशेंट का लंग। इंटर्न कन्वेंशनल पल्मोलॉजी क्या है? मेडिसिन की एक विभाग है जो आज लास्ट 15-20 ईयर्स से MCI ने बनाया है इंडिया में। जैसे पेशेंट को हार्ट फेलर है, किडनी फेलर है, लिवर फेलर, ब्लड कैंसर, कोई भी कैंसर बॉडी में हो, लंग में। तो लंग्स में पानी कौन से बीमारी की वजह से होता है? सांस फूलना कब इमरजेंसी? इनहेलर रोज लेना सेफ है? पोल्यूशन लंग्स को परमानेंटली डैमेज कर देता है। नमस्कार, और बाई रुचि में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम स्वास्थ्य संबंधी उन बातों पर बात करते हैं जो हमारे दैनिक कार्यों में अवरोध पैदा करती है, बट फिर भी हम उन्हें साधारण सोचकर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यहाँ हम उन सभी बातों पर बिना झिझक, बिना डरे, बिना रोक टोक बात करते हैं और समझते हैं हम अपने जीवन को उन सारी समस्याओं से कैसे निकाल सके और कैसे बेहतर से बेहतरीन बना सके। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर और इंसाइटफुल पॉडकास्ट बनाते रहें। नमस्ते, और भाई रुचि में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम हेल्थ की उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जिन्हें हम रोज़ नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं, मगर जिन्हें इग्नोर करना बाद में हमारे हेल्थ के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। वैसी ही एक समस्या है हमारी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसे हम हमेशा सिर्फ सोच के रह जाते हैं कि क्या ये हमारे लिए हानिकारक है, बट हम उसके बारे में कुछ करते नहीं जब तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं इंटरवेंशनल पल्मोनरी और स्लीप मेडिसिन के HOD दिसपुर हॉस्पिटल से डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल। वेलकम सर। सबसे पहली बात, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इंटर्न कन्वेंशनल पल्मोलॉजी क्या है और वो कैसे पेशेंट्स को उनकी ज़रूरत होती है इस ट्रीटमेंट की। इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, ये आपके मेडिसिन की एक विभाग है जो आज लास्ट 15-20 ईयर्स से हम लोग MCI ने बनाया है इंडिया में। पहले ये डिपार्टमेंट जनरल मेडिसिन का नाम में भी ट्रीट किया जाता था, TB एंड चेस्ट बोल के ट्रीट होता था। लेकिन लास्ट 15-20 ईयर्स में जैसे जैसे पॉल्यूशंस इंक्रीजिंग बढ़ा जा रहा है और रेस्पिरेटरी डिजीज़ बढ़ रहा है, बहुत सारे न्यू डिस्कवरीज हुए हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ डिजीज़ को सिर्फ एस्थमा बोल के ट्रीट कर दिया जाता था, वो लंग की दूसरी बीमारी होती जो अनट्रीटेबल होती थी। तो उसके रिसर्च करते करते ये डिपार्टमेंट का हुआ। और जनरली हम लोग सांस फूलना बोलने से हम लोग समझते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन आप देखने जाओगे तो यंग जनरेशन में आप मान लो कि 70% वो सांस की रहती है, 30% हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, 70% लंग्स की बीमारी रहती है, जिसको हम लोग फेफड़े बोलते हैं। फेफड़े और हार्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। फेफड़े और हृदय, हार्ट को हृदय बोलते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग सांस बोलने से आदमी सोचता है कि हार्ट की भी प्रॉब्लम है। लंग्स अपन का वाइटल ऑर्गन है, वो ओनली ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन जो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड है। अपना हार्ट हो गया, लिवर, किडनी, ब्रेन एंड लंग्स और 5 वाइटल ऑर्गन। उसमें लंग एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसका सबसे ज़्यादा मार अपन को हार्ट को, लंग्स को लगता है। इसलिए लंग्स डिपार्टमेंट का भी इंपॉर्टेंस पोस्ट कोविड पब्लिक में अवेयरनेस ज़्यादा है। पहले पल्मोनरी मेडिसिन बोलने से किसी को समझ में नहीं आता कि पल्मोनरी मेडिसिन होता क्या है। तो और अब पब्लिक के बीच में इंपॉर्टेंस भी बढ़ा है इसका, पब्लिक ध्यान भी देने लगी कि अब जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, आप अपन की सिटी में भी देखो लास्ट 5 ईयर से जैसे एनवायरमेंटल चेंज अपन देख रहे हैं। जो अपन के नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज़्यादा बारिश होती थी, बारिश होना कम हो गया, पोल्यूशन बढ़ गया है, वेदर चेंज देख सकते हो आप। विंटर नहीं के बराबर है, तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा लंग्स को डायरेक्ट होता है कि टेम्परेचर चेंज का, जिसकी वजह से सांस की बहुत सारी बीमारियाँ जैसे एस्थमा बहुत बढ़ गए। आज से 5-6 साल पहले जो हम लोग देखते थे उससे काफ़ी ज़्यादा। साथ में पब्लिक में अवेयरनेस भी आया कि डिपार्टमेंट है। बाद में आपका बहुत सारी जैसे इंटरवेंशन पल्मोनरी जो पार्ट आ गया। इंटरवेंशन मतलब कि जो चीज़ आप ऑपरेशन करके कर सकते थे वो आप OPD प्रोसीजर से क्लियर कर सकते हो, उसको हम लोग इंटरवेंशन बोलते हैं। सर्जिकल पार्ट, जैसे आपका कोई के लंग में कोई सुपारी चली गई हो, चाहे कोई के लंग में कोई बच्चा कुछ बादाम खा हो चला गया, तो उसको आप पहले तो होता था कि पेशेंट को
ओटी में रख के उसको निकाला जाता था, 10 दिन 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहता था। अभी ओपीडी बेसिस में आते हैं, हम लोग निकाल के इमीडिएट भेज देते हैं। किसी पेशेंट को लंग में ट्यूमर है तो उसका पहले तो ऑपरेशन करके काट के या पाइप करना पड़ता था, तो अभी तो आप ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू नाक से हम लोग जैसे एंडोस्कोपी करते हैं पेट की, उसको आप एंडोस्कोपी बोलते हैं, तो लंग्स की एंडोस्कोपी हम लोग ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। तो लंग में जाके हम लोग वहाँ से बायोप्सी लेके टुकड़ा जांच के लिए भेजते हैं, या कोई का कफ नहीं निकल रहा है, बीमारी क्या है, टीबी है ना निमोनिया है या कुछ दूसरा कोई लंग की फाइब्रोसिस वाली डिजीज़ है, तो हम लोग वो सैंपल ले सकते हैं। किसी किसी को आपका जैसे बताया फॉरेन बॉडी है तो उसको निकालने में ईजी होता है। किसी का कोई कारण से लंग में सांस का रास्ता छोटा हो गया तो हम लोग उसको डायलेट कर सकते हैं, तो वो हो गया लंग का ब्रोंकोस्कोपी। अब इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी में एक और पार्ट आ गया थोरैकोस्कोपी। जैसे किसी के फेफड़े में पानी भर गया, पेशेंट को बार बार पानी हो रहा है, कारण नहीं मालूम पड़ रहा है, बहुत बार टीबी का ट्रीटमेंट हो गया उसका, अब पता नहीं क्यों है। तो पहले तो था कि हम लोग किसी पानी की जांच करते थे, उसमें एक डाउट में रह के हम लोग 30% केस में कंफर्म मिल जाता था, 70% में डाउट में टीबी की दवाई या निमोनिया का ट्रीटमेंट। लेकिन अभी कैंसर केसेस भी काफ़ी बढ़ने लगे, तो थोरैकोस्कोपी के थ्रू हम लोग जो अपना फेफड़े की वाल है, चेस्ट वाल है, उसमें हम लोग छोटा सा लेस देन 1 सेंटीमीटर होल करते हैं, उसके थ्रू थोरैकोस्कोप डालते हैं, जैसे ब्रोंकोस्कोप होता है, जो एंडोस्कोप होता है उतना पतला साइज़ का, और वहाँ से पानी क्लियर करके चेस्ट वाल से बायोप्सी लेके डायग्नोस कंफर्म करते हैं। तो उससे कि पेशेंट का जो 6 महीने के बाद मालूम पड़ता है क्या बीमारी है, कि मान लो किसी को कैंसर है, टीबी का ट्रीटमेंट हो रहा है, टीबी है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, कि तब डाउट करके परेशान हो रही है, तो वो चीज़ क्लियर हो रही है अभी। तो वो इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी पार्ट हो गया। लेकिन स्लीप मेडिसिन ये एक साइंस का नया ब्रांच है इंडिया के लिए। आज वेस्टर्न वर्ल्ड्स में लास्ट 15-20 ईयर्स से काफ़ी नॉलेज है, बट अपने यहाँ पर अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है इसके अवेयरनेस के लिए, जिसमें कि आप पेशेंट जब रात को सोता है तो स्नोरिंग होती है, बार बार नींद डिस्टर्ब होती है, फ्रेश नींद नहीं रहती है, दिन में बैठे बैठे वो पेशेंट सोता रहता है। अपन देखते हैं कि अपन कोई घर पे देखते हैं ताई जी है कोई बड़ी अपनी, या कोई बच्चा है वो गाड़ी में बैठने के साथ सो रहा है, या घर में चेयर में बैठे बैठे नींद आ रही है, कोई पार्टी में सब बैठे हुए हैं उनको नींद आती रहती है, एक दिन हो रहा 2 दिन हो रहा, बात अलग है, रेगुलर बेसिस में होता है, तो वो स्लीप एपनिया का पार्ट है जो स्लीप मेडिसिन में आता है, तो जिसको अपन डिटेल्स में आगे बात करेंगे। ठीक है सर। सो बेसिकली अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी का एक एडवांस पार्ट है जिससे हम लोग इंटरवेंशन क्लियर करते हैं। हाँ, जिसने मतलब और हमारे ट्रीटमेंट को आसान बना दिया और कम मतलब प्रॉब्लम देने वाला शरीर को वैसा बना दिया। प्रॉब्लम है कि आप इजीली हो जाएगा, आपका चीज़ जो है जो अनडायग्नोज होकर ट्रीट हो रहा था वो डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए इजी होता है और पेशेंट को ट्रीटमेंट में हेल्प मिलता है। सर क्रॉनिक कॉफ और ब्रीथलेसनेस, ठीक है, कि सांस नहीं आना, हाँ। तो बहुत लोग है ना सालों तक कफ से परेशान रहते हैं। हाँ। लेकिन वो उसको ऐसे ही नॉर्मल करके ना ज़ाया कर देते कि नहीं चला ऐसे ही हो रहा है, अभी सीजनल है कि अभी ये सीज़न में तो हो ही जाता है, सीज़न चेंज हो रहा है तो हमारे को कॉफ़ हो गया, कोई कह रहा है कि अरे कुछ ठंडा खा लिया था तो कॉफ़ हो गया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग पीरियड तक कॉफ़ रहे तो क्या सर ये एक रेड फ्लैग है या ये नॉर्मल हो सकता है? देखिए रेड फ्लैग जिससे आपने बताया कि बहुत सालों से कफ हो रहा है, अब कफ का बोले तो कफ के बहुत सारे कारण हैं। आप बताया कि सीजनल बताया, तो सीजनल अगर हो रहा तो पेशेंट को कुछ एलर्जी का कारण हो सकता है, तो अपन को इवेल्युएट करना है। कोई बोल रहा है कि उसको क्रोनिक कफ रह रहा है आज बहुत सालों से, साल भर रहता है, तो अपन को उसमें ये देखना है कि वेदर पेशेंट कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है या नहीं है, या कोई पेशेंट कुछ ऑक्यूपेशन में ऐसा काम करता है जहाँ पर उसको एक्सपोजर होता है जिसके लिए उसको एयरवे में इरिटेशन के बार बार कफ होती है, जैसे केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई, ऑक्यूपेशन लंग डिजीज होती है, सीमेंट फैक्ट्री हो गया, बाद में स्टोन क्रशर इंडस्ट्रीज़ में, तो उनको लंग में सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस बोल के बीमारी होती है, वैसा हो सकती है। बाद में लंग की कुछ बीमारी जैसे ILD जो लंग की डेडलीस्ट डिजीज़ मानते हैं कैंसर के बाद, जिसमें लंग सूख जाता है, जैसे कोविड में होता था पेशेंट का लंग अचानक से सूख के पेशेंट हम लोग लूज कर जाते हैं पेशेंट को, वो होता था 5-7 दिन के अंदर। ILD में पेशेंट का लंग सूखना 5-7 साल में होता है और जिसका ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ये सब डिजीज़ अर्ली डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा हमेशा मानना है कोई भी आपका अचानक से एक बार कफ हुआ है साल में, जो 2-4 दिन रहा आपको ठीक हो गया, तब आप कब से एंटीबायोटिक के साथ चल रहे हो, ठीक है, बट आपको बार बार हो रहा है कि मेरे को एवरी सीज़न में या एवरी 6 मंथ में कफ हो रहा है और आज 10 दिन से 15 दिन से ऊपर रह रहा है, तो अब मेरे सबसे इसको डेफिनेटली इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या कारण है, क्योंकि इसमें ये आपका कुछ एक साइन हो सकता है अंदर कोई डिजीज़ का, जैसे टीबी है, मोर देन 2 वीक कफ रह रहा है किसी को, उसके साथ पेशेंट को अपन का थिंकिंग है कि टीबी होने से फीवर आना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। किसी को अगर डायबिटीज़ है तो फीवर नहीं रह सकता है, कि कोई इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो नहीं रह सकता है, तो उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है।
तो ये जो एक अपन की हैबिट है कि हाँ सब केस में अपन कफ सिरप एंटीबायोटिक खा के छोड़ देते हैं, कभी 2 साल में एक बार हुआ है 2-4 दिन के लिए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन रेगुलर क्रोनिक बेसिस में किसी को हो रहा है तो अंडरलाइंग कोज ऑफ एस्थमा भी हो सकता है। अब एस्थमा भी एक चीज़ है, एस्थमा में कि आदमी सोचता है कि अगर मेरे को दमा है तो मेरे को सांस फूलना पड़ेगा, नहीं। कि किसी किसी पेशेंट को आपको सिर्फ खांसी भी एक अस्थमा की दमा की साइन है, उसको सांस नहीं फूल सकता है, उसको हम लोग कफ वेरिएंट अस्थमा बोलते हैं। पेशेंट कंप्लेन लेके आता है, सर गले में खिचखिच रहती है और सूखी खांसी होती है, खांसी करते करते चक्कर आने लगता है। तो ये एक रेड फ्लैग साइन है कि आपको एस्थमा हो, आप कफ सिरप एंटीबायोटिक खा के आप खुद का टाइम डिले मत करो, क्योंकि एस्थमा एज सच खुद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं करती है, वो लॉन्ग टर्म एस्थमा की कॉम्प्लिकेशंस है। आप कुछ खांसी करते करते चक्कर आके गिर सकते हो, ब्लड प्रेशर का इशू रह सकता है, हर्निया हो सकता है, वो तो एक्सटर्नल। और लंग्स में ब्रोंकेक्टिसिस बोलते हैं, लंग की एक बीमारी, जिसमें एस्थमा में आप ट्रीट नहीं करोगे तो कफ स्टक अंदर रहेगा, जिसकी वजह से आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन होकर ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग, जो लंग की जो एयरवे की वाल होती है वो थिकन होके बाद में कफ के साथ ब्लड आता है, और फिर वही पेशेंट टीबी बोल के ट्रीट किया जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर कफ के साथ ब्लड बोला जाए तो 100 में से 90 केस टीबी होते हैं, बस 10% केस क्या है। तो एज ए पल्मोलॉजिस्ट हम लोग का हमेशा रहता है कि कफ में ब्लड आया, हम लोग उसको टीबी नहीं लेते हैं, बट टीबी हम लोग का पहला डायग्नोसिस में रहता है। लेकिन आप अगर पेरीफेरी में जाओगे जहाँ पर रिसोर्स लिमिटेशंस है, एक लंग स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वहाँ पर ट्रीटिंग डॉक्टर के पास ऑप्शन नहीं रहता है। पेशेंट को बार बार कफ में ब्लड आ रहा है तो पहला डायग्नोसिस वही रहता है, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन भी बहुत बार अवेलेबल नहीं होती है, और पेशेंट नहीं भी आना चाहता रिफ़र करने से डॉक्टर का, तो फिर वो डॉक्टर साहब को टीबी का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो ये चीज़ का थोड़ा इशू है कि अपन इसे कफ को हमेशा थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो जैसे आपने बोला कि उसको कफ नहीं भी टीबी नहीं भी हो सकता है, बट अगर हम डायग्नोस टीबी के हिसाब से करके उनको अगर हम मेडिसिन देते हैं तो क्या वो उसको और ज़्यादा एग्जैचुरेट कर देता है, उस चीज़ को और बुरा बना देता है ना, ट्रीटमेंट काम करती है? नहीं, देखिए एक्चुअली ये चीज़ है कि टीबी का दवाई ऐसा इतना टॉक्सिक नहीं है, बट कोई भी दवाई, मेरा मानना है कि अगर आपको डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है तो कोशिश करने से डायग्नोज करके दवाई लेने का। आज हम लोग भी बहुत बार होता है कि पेशेंट का सब इवेल्यूएट कर लिए, बेनिफिट ऑफ डाउट लास्ट में हम लोग टीबी का दवाई देते हैं, बट वो हम लोग का लास्ट ऑप्शन होता है जब हम लोग को डायग्नोसिस नहीं मिलता है। कोई कोई केस में ऐसा केस रहता है कि आपका सब पिक्चर टीबी की तब जा रही है बट कंफर्म डायग्नोसिस नहीं है। जैसे आज लंग में जैसे पानी बताया आपको मैंने, तो सब पेशेंट थोराकोस्कोपी अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसका क्लिनिकल पिक्चर मिला के हम लोग उसको टीबी का ट्रीटमेंट करते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट 1000 में से एक केस कैंसर के तब भी जा सकता है, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं थोराकोस्कोपी करना। बट फाइनेंशियल पार्ट भी आता है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में तो वो ईजी हो जाता है। तो टीबी का जो ऐसा टॉक्सिक नहीं है, बट क्या पेशेंट का डायग्नोसिस डिले हमको गलत लगता है, तो कोशिश कर रहना चाहिए कि डायग्नोसिस होने का। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब कितने दिन तक अगर कफ हो रही है आपको तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास चला जाना? देखिए, अगर आपको नॉर्मली कोई फर्स्ट टाइम कफ हो रहा है, आप कोई डॉक्टर आपके फैमिली फिजिशियन को दिखा के मेडिसिन ले रहे हो, आप रिलीव हो गए तो ठीक है। लेकिन बार बार आपको रिकरेंट कफ हो रहा है 6 महीने में, 3 महीने में, एवरी मंथ, साथ में कोई सिम्टम्स, सीवियर वेट लॉस का सिम्टम्स आ रहा है, कफ में ब्लड आ रहा है, या साथ में आपको कोई पैरों में सूजन आ रही है, तो इमीडिएट मेरे हिसाब से आपको लंग स्पेशलिस्ट को एक कंसल्ट करना चाहिए। और एक और चीज़ है कि कभी कभी ड्राई कफ आपका हार्ट की प्रॉब्लम का भी साइन हो सकता है, अर्ली साइन। क्योंकि वो हार्ट की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से लंग में पानी जमा होकर पेशेंट को खांसी और सांस फूलना आ सकता है। तो एटलीस्ट आप अगर वो अर्ली अगर डिटेक्ट हो जाएगा तो आपका ट्रीटमेंट बेटर रहेगा, हार्ट का फंक्शन ज़्यादा नहीं कमेगा। कभी कभी वो किडनी की वजह से भी हो सकता है, किडनी फेलियर या लिवर फेलियर की वजह से भी बॉडी में पानी जमा होकर हो सकता है। इसलिए बोले कि इससे वास्ट क्रोनिक का बहुत वास्ट एक वो है, तो कभी एक बार हुआ है तो आप उसको इग्नोर बोले, बट इफ़ इट इज़ रिकरेंट तो आपको ध्यान देना है उस चीज़ को। सर, अभी सारे यंगस्टर्स का सबसे फेवरेट काम है या तो हुक्का लेना या वेपिंग। मतलब वेपिंग कल्चर तो इतना कॉमन हो गया है कि लोग पॉकेट में लेके ही घूमते हैं वेपिंग। तो स्मोकिंग, वेपिंग, हुक्का और लंग डैमेज का सर क्या कनेक्शन है? देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा ई सिगरेट और वेपिंग बैन है इंडिया में, बट स्टिल मैं खुद देखता हूँ पार्टीज़ में वेपिंग ओपनली हो रहा है। देखिए, ई सिगरेट्स मान लो, वेपिंग बोलो, हुक्का बोलो, स्मोक या चूल्हे का धुआं मान लो आप, या कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ धुआं उसको जा रहा है उसके, ऑल आर डेंजरस टू लंग। इनफैक्ट लंग नहीं, एंटायर बॉडी के लिए। आप स्मोकिंग करते हो, चाहे वेपिंग करो, चाहे आप धुआं लो, सिगरेट का लो, चाहे आप हुक्का का लो, वो आपका टिप ऑफ द लिप्स से लेके टिल आपका एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द बॉडी कहीं भी कुछ भी इफेक्ट कर सकता है। तो मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड लंग पार्ट हो गया लंग। लंग में आप अपन सोचते हैं वेपिंग में निकोटिन नहीं है, वो इफेक्ट है। निकोटिन डिपेंडेंसी लाता है,
निकोटिन लंग को कुछ नहीं करता है, निकोटिन आपके ब्रेन को डिपेंडेंट करता है, जिसके लिए आपको अर्ज होती है बार बार स्मोकिंग करने की। इसलिए आप देखा करो जो हम लोग ये स्मोकिंग बंद करने के लिए कुछ देते हैं तो वो निकोटिन गम्स होती है। अगर निकोटिन से अगर आपको लंग को इफेक्ट हुआ तो अपन निकोटिन गम्स क्यों देंगे? वो निकोटिन गम्स इसलिए देगा कि आपका अर्ज को वो कम करे तो आप सिगरेट ना लो। वो जो धुआं होता है वो अपन के लंग को डैमेज करता है। उस धुआं में बहुत सारे कार्सिनोजन होते हैं, हजारों प्रकार के कार्सिनोजन जो आपके लंग को सबसे डेंजरस हो गया कैंसर, बाद में एस्थमा, COPD, ILD बोलते हैं इंटीरियर लंग डिजीज, जिससे लंग सूख जाता है, जिसका एक ही ट्रीटमेंट है कंफर्म ट्रीटमेंट, लंग ट्रांसप्लांट। और बहुत तकलीफ होती है पेशेंट को उस बीमारी में। तो वे सब हो गए लंग्स के साइन। बाद में उसकी वजह से आपको इसोफेजियल कैंसर, ओरल कैंसर, स्टोमक में कैंसर, मान लो आपको कॉन्स्टिपेशन की, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की बीमारी रहने लगती है। बहुत सारे आते हैं सर कि मेरे को मॉर्निंग में एक सिगरेट चाहिए, विदाउट मैं वॉशरूम नहीं जा सकता हूँ। वो डिपेंडेंसी है। बाद में पाँव में खून जम जाना, बर्जर डिजीज बोलते हैं हम लोग, वो भी स्मोकिंग का इफेक्ट है। तो ये वेपिंग वाला जो कल्चर है आजकल, इनफेक्ट देखता हूँ पेरेंट्स भी इनकरेज करते हैं। बहुत पेरेंट्स आते हैं चैम्बर में, सर हुक्का तो ले सकते हैं साथ में बैठ के, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बोले कि मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी वो सबसे डेंजरस है, कारण वो आप खुद एनकरेज कर रहे हो। लेकिन सिगरेट से तो पेशेंट बच्चा डरता है आपके सामने, वो तो डेंजरस ही है। तो आप ये कल्चर आई थिंक हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग वाला। हाँ, तो मतलब धुआं चाहे कैसा भी हो, चाहे वो अपने सिगरेट का हो, चाहे वो कोई भी हुक्के का हो, चाहे वो वेप का हो, वो टॉक्सिन है अपने लंग के लिए, तो वो लंग को डैमेज कर रहा है। बिकॉज हमारा लंग डायरेक्टली कनेक्टेड है नेचर से, जैसे नेचर से आपने बोला। दैट इज द ओनली थिंग जिसको इंटरनल ऑर्गन जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है। वाइटल ऑर्गन जो अपन का डायरेक्टली इफेक्ट होता है। ऐसे तो आइज भी ओपन रहती है, लेकिन वाइटल ऑर्गन में आप आइज के विदाउट एक रेस्ट, लंग्स के बिना सांस लेने अपन नहीं रह सकते। तो इसीलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके पॉइजनस धुएं से या फिर टॉक्सिक धुएं से अपने आप को बचाएं। सर, आप स्लीप मेडिसिन के भी एक्सपर्ट हैं, तो ये सबसे बड़ा इग्नोर टॉपिक है इंडिया में। या तो लोग स्लीप को बहुत ज़्यादा के बारे में सोच लेते हैं या एकदम हल्के में ले लेते हैं। आजकल एक नया कल्चर निकला है कि एक 3 घंटे 4 घंटे सो लिया तो बस हो गया। या कुछ लोग हैं कि वो इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मुझे सोना है करके, कि उनको नींद ही नहीं आती सारी रात। तो सर एग्जैक्टली स्लीप डिसऑर्डर्स क्या हैं? और जैसे अब थोड़े पहले आपने बताया स्लीप एपनिया के बारे में, तो हमें थोड़ा ज़्यादा बताएं कि स्लीप डिसऑर्डर्स क्या हैं और स्लीप कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। देखिए स्लीप अपन देखिए, अपन का बॉडी एक सर्केडियन रिदम बोलते हैं अपन। जैसे अपन आज इंडिया में है तो अपन का रात को सोने का टाइमिंग 10 से लेकर सुबह 6-7 बजे का टाइमिंग है, 4 जो भी जिसका भी जैसा रूटीन है। अब US में जाते तो ये अपन का इंडियन का जो स्लीप टाइमिंग है उनका वो मॉर्निंग टाइम होता है। तो वो रिदम एक सेट हुआ ब्रेन का, तो वो ऑल्टर होगा तो अपन को बॉडी इफेक्ट होगा। तो स्लीप इंपॉर्टेंट क्यों है कि स्लीप में होता है क्या कि अपन सोचते हैं सो रहे हैं, मतलब जस्ट सोना है, जैसे अपन खाना खाना है जस्ट बॉडी को एनर्जी, नहीं। सोना सबसे वाइटल पार्ट अपना बॉडी का नेक्स्ट डे का। जैसे अपन गाड़ी एक आती है, अपन गाड़ी को रेस्ट देते हैं तो गाड़ी नेक्स्ट डे चलेगी। तो ऐसे ब्रेन अगर आपका रेस्ट नहीं लेगा और नेक्स्ट डे के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर नहीं करेगा, जो रात को जो ब्रेन आपका रेस्ट ले रहा है वो रेस्ट नहीं ले रहा है, वो आपके बॉडी को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर कर रहा है फॉर द एंटायर डे एक्टिविटी। कैसे? देखिए आपको, आप जो नेक्स्ट डे काम करोगे तो उसके लिए आपको एक एक्टिव ब्रेन चाहिएगा। तो आप सोओगे तो नेक्स्ट डे आपको ब्रेन को एक्टिवली काम करेगा। 2 नंबर चीज़, आपका जो बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे आज डायबिटीज़ के इंसुलिन हार्मोन हो या थायराइड हार्मोन सी हो या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला हार्मोन हो, तो या कोई खाना जो अपन एसिड वगैरह जो खाना कंज्यूम करने के बाद अब जो उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए जो एसिड्स वगैरह चाहिए, केमिकल चाहिए, तो जो भी है वो ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं। रात को वो केमिकल को वो ब्रेन एक्टिवेट करता है कि सुबह पहले वो रिलीज़ होंगे, जब चाहिएगा तब वो रिलीज़ होते हैं। तो अपन का शुगर एब्जॉर्ब होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, थायराइड होता है, तो वो सारे डीरेंज हो जाते हैं। ठीक है, बाद में वो डीरेंज होते हैं, उसकी वजह से बॉडी आदमी वेट गेन करने लगता है, तो ओबेसिटी भी आता है। ओबेसिटी के चक्कर में फिर पेशेंट का और कॉम्प्लिकेशन, कार्डियक प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम, अब देख लो ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम, सब कुछ आता है। रिसेंटली आप एग्जांपल देख लो, आप स्लीप एपनिया बोलते हैं, आप ब्रेन स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर बोलने से एक बहुत वास्ट ब्रांच है, लेकिन अपन जो कॉमन है, जो जिससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। जो होता है 2 टाइप के होते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव, एक सेंट्रल। बाद में जो
कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं, और एक रात को नींद में लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं। ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, लेकिन हम लोग के बीच में अवेयरनेस नहीं है। जैसे कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर शाम को बिस्तर में मैं छटपटाता रहता हूँ, पाँव में दर्द होता है, पाँव झिन करते हैं मेरे, मैं सो नहीं पाता हूँ, नींद नहीं आती है। जब रेस्ट लेता हूँ तभी होता है, जब सोता हूँ तब, जब मैं काम करता हूँ तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता है। मैं बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, दिन में एकदम ठीक है। जैसे रात को बिस्तर में जाता हूँ, डेली मेरा पाँव में एकदम हैवीनेस, पाँव दर्द हो रहा है, झिन कर रहा है, मैं बिस्तर में छटपटाता रहता हूँ, इसकी वजह से मेरे को नींद नहीं आती है। इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो इसका इवैल्यूएशन चाहिए हम लोग को, कारण देखना क्यों होता है। तो मैं पेशेंट को बोलूँगा आप जाके इसके लिए स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए इस टॉपिक को लेके। बाद में कोई पेशेंट को नींद आ गई है, लेकिन वो रात को नींद में पूरा पाँव छटपटाता रहता है, उसका पाँव का एक क्रोनिक मूवमेंट है कि पाँव, तो वो पेशेंट नहीं बता पाएगा, वो आपको अटेंडेंट आके डॉक्टर को हिस्ट्री देगा, जिसकी वजह से उसको रात को नींद अच्छी नहीं होती है। इसको हम लोग बोलते हैं पीरियडिक लेग मूवमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ये तो आपके शॉर्ट में होंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया स्लीप एपनिया, जो काफ़ी डेंजरस है और जिसके बारे में मेरे हिसाब से आज की डेट में अवेयरनेस, इस पॉडकास्ट से अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। स्लीप एपनिया में होता क्या, जब अपन रात को सोते हैं तो नॉर्मली एक आदमी जब सोता है तो सांस का रास्ता एक्टिव अपन ब्रीथ करते हैं और इनएक्टिवली अपन ब्रेथ आउट करते हैं। जैसे एक बैलून है, बैलून में अपन जब फुला रहे हैं तो फोर्स देके फुला रहे हैं, जब उसको छोड़ दिया तो वो एक फर्द करके आवाज़ आती है, हवा अपने निकलने की कोशिश करती है, बट उसका माउथ क्लोज हो जाता है बोल के वो एक आवाज़ आती है। लेकिन अपन के लंग्स के साथ वो नहीं है। अपन का लंग्स में जब सांस ले रहे हो तो वो खुला रहता है, इतना बड़ा हो गया मान लो एयरवे, जब सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन रास्ता पूरा बंद नहीं होता है, कोलैप्स नहीं होता है। बट स्लीप एपनिया में क्या होता है, जो वो पेशेंट सोता है तो उसका सांस तो लिया उसने, जब सांस छोड़ने गया तो उसका सांस का कोलैप्स करने लगता है, जिसकी वजह से हवा जब निकलने की कोशिश करती है तो वो स्नोरिंग की आवाज़ आती है। ठीक है, अब ये स्नोरिंग सबसे कॉमन सिम्टम है स्लीप एपनिया का। बाद में रात को पेशेंट का नाक बज रहा है, पेशेंट का अचानक से आंख खुलता है, वो सो जाता है, उसका बार बार पेशाब के लिए उठता है रात को। बाद में दिन में बैठे बैठे नींद आती है पेशेंट को, सुबह उठने के बाद भी, बिस्तर सोने के बाद भी उसको लगता है कि ओ नींद आएगी, उसको प्यास लगती है बार बार, वो चीज़ उसको लगता है कि वो चीज़ भूल रहा है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हो गए स्लीप एपनिया के। अब ये सिम्टम्स हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं, मतलब कि टायर्ड हो गया होगा उसके लिए हो रहा है। एक दिन 2 दिन हुआ, जैसे कोई बच्ची है खेल रही है, बहुत ज़्यादा छोटी है, उसका स्नोरिंग एक दिन हुआ, खेलने के बाद नॉर्मल है, बट वो अगर रेगुलर कर रही है तो हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इट मे बी नॉर्मल, स्नोरिंग हमेशा पैथोलॉजिकल नहीं होता है। जैसे एक लेबर है जो इतना फिजिकल वर्क करके आया है दिन भर, तो वो रात को स्नोरिंग डेली कर रहा है, वो नॉर्मल है। ठीक है, बट किसी किसी को आपका नाक बंद होने के लिए भी होता है, साइनस की वजह से भी स्नोरिंग होता है, वो नॉर्मल है, बट साथ में उसके अदर सिम्टम्स है या नहीं है, वेदर वो दिन में सो रहा नहीं सो रहा है, तो उसको इवेल्युएट करना है अच्छे से डिटेल में, बिकॉज इट मे बी ए साइन ऑफ डेंजर विच मे बी कमिंग, बिकॉज स्लीप एपनिया की कॉम्प्लिकेशंस है। स्लीप एपनिया की वजह से, जैसे आपको मैंने बताया, वो शुगर कंट्रोल के लिए हार्मोन्स है, तो शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपका डायबिटीज़ हो रहा है। आप देखते हो पेशेंट को एक डायबिटीज़ की टेबलेट मिल रही है, 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, कंट्रोल नहीं है। ठीक है, पेशेंट को आप देख रहे हो कि उसको ब्लड प्रेशर का इशू रहने लगा, उसकी हार्ट बीट इरेगुलर रहने लगी है, उसको हार्ट फेलर रहने लग गया पेशेंट को, बट इट मे बी पार्ट ऑफ स्लीप एपनिया। तो जिसका क्या होता है कि अपन ट्रीटमेंट सिर्फ ब्लड प्रेशर का हो रहा है, डायबिटीज़ का हो रहा है, स्लीप एपनिया की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड फैक्टर इज ओबेसिटी। तो ओबेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, क्योंकि वो इट मे बी ए पार्ट ऑफ स्लीप एपनिया और इट मे बी द कॉज ऑफ स्लीप एपनिया। कि मोटापा की वजह से आपका, जो आप सोते हो तो पेट आपका लंग्स को प्रेस कर रहा है, जो आपको रिलैक्स करने नहीं दे रहा है। डबल चिन बोलते हैं, शॉर्ट नेक बोलते हैं, उनका भी फैट्स की वजह से गला प्रेस होकर रात को बैठा है तो ठीक है, एयरवे को प्रेस नहीं कर रहा है, लेटने से प्रेस होकर वो बंद हो रहा है, तो स्लीप एपनिया कर रहा है आपको। तो उसकी कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि पेशेंट रात गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ड्राइव करते उसको नींद आ गई, इट में एक्सीडेंट हो सकता है। देन आप बप्पी लहरी का केस देख लो, बप्पी लहरी को हार्ट अटैक हुआ था, ही वॉज स्लीप एपनिया, वो मशीन्स नहीं कर रहे थे यूज़। मैं जानता हूँ कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स में हुआ है, स्लीप एपनिया की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होकर आज वो पहले से घर पे है। तो स्लीप एपनिया को सीरियसली लेना है। बहुत बार पेशेंट आते हैं हम लोग के पास हॉस्पिटल्स में, देखते हैं पेशेंट को इवेल्युएट किया, 40 साल का लड़का है, उसको हार्ट अटैक आया हुआ है। जब उसको इवेल्युएट करते हैं तो पता चलता है कि हार्ट अटैक का तो ट्रीटमेंट हो गया, उसको स्लीप एपनिया था बोल के हार्ट अटैक आया था। तो सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इंटरकनेक्टेड। स्लीप एपनिया एक बहुत फास्ट टॉपिक है, उसके बहुत सारे डेडेड कॉम्प्लिकेशंस है जो जिसको सीरियसली लेना है। तो सर ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा था कि स्लीप एपनिया के जो पेशेंट्स होते हैं तो
ड्यूरिंग देयर ब्रीदिंग या स्नोरिंग के बाद ऐसा होता है कि दे स्किप अ सेकंड, कुछ सेकंड मिली सेकंड्स का एक ब्रीथ उनका स्किप होता है और ऑक्सीजन लेवल तब ब्रेन में जाना भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी नहीं देखिए, प्रॉब्लम इसमें क्या आपको जैसे मैंने बताया कि वो जब सो रहा है तो उसका रास्ता छोटा होता है, तो थोड़ा छोटा होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है जितना निकलना है। बट जब वो कोलैप्स कर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा वॉश आउट नहीं होता है। करेक्ट। तो आपके एयर में जो नॉर्मली 0% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ड्यूरिंग एक्सेलेशन, तो आप एयर से वापस 100% ऑक्सीजन ले रहे हो तो वो लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम जाता है। अब ये एक साइकिल चलता रहेगा, 5-10 ब्रीथ के बाद 10 ब्रीथ के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बिल्डअप कर जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन में किक मारेगा कि आप उठो, आंख वो करो अब, लेकिन पेशेंट को नहीं मालूम कि वो उसके नींद डिस्टर्ब हुई है, तो वो साउंड स्लीप नहीं हुई रात को, वो सोया नहीं क्लियरली, तो वो नेक्स्ट डे फिर वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी, उसको नेक्स्ट डे नींद आता रहेगा। ओके, तो मतलब वो एक सेकंड जो जब वो आदमी इंसान आँख खोल रहा होता है तो वो रिफ्लेक्स होता है, वो रिफ्लेक्स ब्रेन का रिफ्लेक्स है, वो वाश आउट हुआ वापस वो सेम पैटर्न में चला गया, वो विस्कस साइकिल चलती रहेगी वो। तो वो ये जनरली ना इसमें इसलिए जो बेड पार्टनर है उनके पेशेंट की वाइफ हो चाहे पेरेंट्स हो, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। इसके वजह से देखो बड़ों में तो क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बट बच्चों के केस में ये उल्टा होता है, बच्चे लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। मोस्टली मैंने देखा कि बच्चा को हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोल के जो आजकल बहुत कॉमन हो गया, उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। बच्चा स्कूल में लड़ाई करता रहता है, बहुत रेस्टलेस रहता है, वो रात को सोता तो उसका माउथ ब्रीदर रहता है, मुँह से सांस लेता रहता है वो। तो पेरेंट्स को ये ऑब्जर्व करना है ये चीज़ बच्चों में हो रही है क्या, कि वो सोते हुए रात को स्नोरिंग कर रहा है, मुंह से सांस ले रहा है, और दिन में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। बड़ों में बड़े होते हैं कि बड़ा नींद नहीं आने से वो ड्राउजी होकर दिन में सोते हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं वो सब बच्चे, तो बच्चे में वो भी ध्यान देना है इस चीज़ का। तो मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि अपन जो दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो उनमें भी क्या स्लीप अपनिया लाइक कॉमनली मिलती है? देखो उस चीज़ का, देखो दिव्यांग बच्चे में सब में नहीं होता है, लेकिन इसका डेफिनेटली एक बार इवैल्यूएशन होना चाहिए उस केस में। उसको किसी भी पेशेंट को आप हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोलना या बोलने का पहले, क्योंकि आपका खाली वो रीज़न नहीं है कि आपका नाक बंद होने से किसी किसी का कि ये बोन जो है लोअर जो पीछे चला रह गया तो वो एयरवे बंद हो गया, टंग बहुत ज़्यादा मोटा है वो पीछे की तरफ चला गया, तो वो जब सोते हो तो फोल्ड कर गया तो रास्ता बंद हो गया सांस का। तो वे सब बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन अपन देखते हैं सोसाइटी में, तो मैं ओवरऑल वो बताना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ। तो अगर अपन इसको सम अप करें छोटी छोटी लाइंस में, तो स्लीप एपनिया के लक्षण ऐसे कौन से हैं जो आप देखो अपने पार्टनर में या अपने बच्चों में, तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये स्लीप एपनिया कि इनको इशू हो सकती है, मैं डॉक्टर को दिखाना है? जैसे आपका सबसे कॉमन है स्नोरिंग, बाद में पेशेंट को रात को नींद डिस्टर्ब रहती है, वो अचानक से चमक के उठते हैं, सो जाते हैं, या उसकी सांस एक सेकंड के लिए बंद होती है, बार बार पेशाब के लिए उठते हैं। डायबिटीज़ का भी साइन हो सकता है वो, बट अपन को ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है पेशेंट को, गला सूखता रहता है बार बार। सुबह उठने के बाद भी उनको और नींद आ रही है, एक रात को 8-9 घंटा सोने के बाद उनको फ्रेश नहीं लग रहा है। बाद में दिन में पेशेंट बैठे बैठे सो रहा है, ड्यूरिंग ऑफिस आवर उनको बैठे हैं चेयर में नींद आ रहा है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कम गया है, उनका जो पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, उसमें उनका इफेक्ट हो रहा है, कि जो उनकी जो रूटीन एक्टिविटी है डेली एक्टिविटी उसमें क्वालिटी बहुत कम गई है। जैसे पेशेंट को चीज़ भूलने लगा है, उसका आउटपुट कम रहा लाइफ में, तो ये तो सिम्टम्स हो गए। अब किसी पेशेंट को आप देख रहे हो मोटापा भी है, स्नोरिंग ऐसा, ये तो सिम्टम्स है। बाद में किसी को डायबिटीज़ आने लगा है, तो उसको ये भी देखना मेरे में सब सिम्टम्स है या नहीं है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। तो मैं इनफैक्ट बोलता हूँ ईच एंड एवरी डायबिटीज़ पेशेंट को खुद में ये चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए, उनके पार्टनर को ये चीज़ ऑब्जर्व कर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या थायराइड के पेशेंट को कोई बहुत ओबेज मोटापा आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि स्लीप एपनिया सिर्फ ओबेज में होता है, थिन बिल्ट में भी हो सकता है। जैसे ये चिन बैक साइड हो गया, टंग मोटा हो गया, या यहाँ पर शॉर्ट नेक है, तो वे सब बहुत सारे और भी रीज़न है जो अपन को देना, आपके वेंट पाइप को अगर कंप्रेस कर सकती है कोई भी रीज़न से, तो उस वजह से है। और कभी कभी क्या होता है कि अपन का किसी पेशेंट को हार्ट फेलर रहता है या किडनी फेलर रहता है, उसकी वजह से सेंट्रल स्लीप एपनिया होती है, जिसकी वजह से उनको ब्रेन से ही इंपल्स नहीं आते हैं ड्यूरिंग स्लीप, ब्रीदिंग वाला, जिसकी वजह पेशेंट आधा 1 घंटा सोता है, उसका उठ जाता है, फिर वो सोता है, तो हम लोग उसको सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं, वो और डेंजरस है। उसमें शायद मशीन्स लगा के स्लीप एप का ट्रीट, देखो स्लीप एपनिया का सबसे पहला पार्ट ही है पेशेंट को स्लीप स्टडी करना है। स्लीप स्टडी करके आपको देखना है कि पेशेंट के सिम्टम्स कितने हैं, पेशेंट का ग्रेडिंग कितना है स्लीप का, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। कभी किसी पेशेंट को माइल्ड स्लीप एपनिया रहता है लेकिन उनको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को उनको सीपैप मशीन या पैप मशीन बोलते हैं हम लोग, वो देना होता है। और या किसी पेशेंट को माइल्ड है कैटेगराइड लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हम लोग उनको वेट लॉस, स्लीप हाइजीन, जो रात को सोने के पहले आप स्लीप हाइजीन बेसिकली हो गया कि रात को सोने के पहले 2 घंटे तक कुछ
चीज़ जो आपको स्लीप को डिस्टर्ब करे, लाइक कॉफ़ी, कैफीन या चाय या कुछ टोबैको, स्मोकिंग, ये सब अवॉइड करना है। रूम को 1 घंटे पहले लाइट्स ऑफ करके कोई डिस्टर्ब ना करें। मोबाइल को स्क्रीन टाइम कमाना रात का समय का। बाद में आपका जब सोते हो तो अगर सीधा सोने से उनको तकलीफ होती है तो एक लेटरल पोजीशन लेना है। अब लेटरल पोजीशन लेके सोने के लिए भी एक आप सो जाओगे लेटरली, लेकिन आप वापस सुपाइन हो जाओगे, सीधा हो जाओगे, तो उसके लिए आप खुद के बैक साइड में पिलो दे सकते हो। आजकल बहुत सारे पिलो आते हैं, वो भी आपको हेल्प करते हैं। या आप कोई टॉवेल में वो जो स्पॉन्जी बॉल आती है वो आप बांध के आपके बैक में बांध लो, तो सोने से अगर आप वापस सीधा होगे तो आपको वो लेटरल पोजीशन लेके आएगी। तो वो सब चीज़ आपको एक्टिविटी में लाना है। तो मैं एक और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा, अगर किसी को स्लीप एपनिया की वजह से अगर स्लीपिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो कोई स्लीप मेडिसिन स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ नींद की टेबलेट्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो वो अवॉइड करें। क्योंकि मैंने देखा बहुत बार रात को नींद नहीं आ रही है, नींद की दवाई ले रही है, लेकिन उनको स्लीप एपनिया है, डेट में भी डेंजरस। क्योंकि वो फिर वो जो नींद की दवाई का इफेक्ट वो नेक्स्ट डे भी कैरी ऑन करेगा, उनकी लाइफ की एक्टिविटी और कमा देगा। और स्पेशली अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ करें, तो वो डेंजरस है उनके लिए। तो मतलब वो उनके स्लीप एपनिया को एग्रीवेट करेगा इंडायरेक्टली आपको, वो चीज़ है। हाँ, मतलब वही बिना जानकारी के आप अपनी दवाइयाँ खुद ना लें। सर ने सारे आपको बताएं रेड फ्लैग्स, जो भी हमारे को बताती है कि हाँ हमें स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप उन सारे पॉइंट्स के थ्रू जाएं एंड उसके बाद पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसी के बाद कोई मेडिकेशन लें। और एक और चीज़ है कि आदमी को जिसको भी स्लीप एपनिया का इशू होता है, उनको शार्प काम, जैसे कि कोई किचन में खाना बना रहा तो अवॉइड करना चाहिए, मैच स्टिक जलाना या स्नाइप से खाना काटना, या कोई इलेक्ट्रिक पोल में उठ के काम करना, और या कोई ड्राइविंग करना, ये सब कोई शार्प काम अवॉइड करें जहाँ पर आप गिर के आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस है बहुत ज़्यादा है। ओके, तो वैसे एकदम अवॉइड करना। तो ऐसा क्यों सर? क्योंकि अब जो स्लीप एपनिया उनको अचानक से नींद का वो नींद आ जाएगी तो वो एक्सीडेंट हो सकता है उनका। अब पेशेंट को आपको बताया जिसकी पेशेंट भूल जाता है, उनका कॉन्शियस उनको चीज़ भूलने की आदत हो जाती है थोड़ा थोड़ा। वो गैस ऑन किए, माचिस ढूंढ रहे, लाइटर ढूंढ रहे, भूल गए कि मेरे को गैस ऑन करना है, वो गैस ऑन है, इट में लीड टू एक्सीडेंट्स। तो इसलिए वो आपके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन को वो आपको डिप्रेशन भी आता है, उसमें पेशेंट का कॉग्निशन भी कम था, उनका मेमोरी भी कम था। ओके, तो मतलब इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, स्लीप एपनिया को डेफिनेटली लेना। इसमें ये आपका मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग बोले ना, उसके अंदर बहुत कुछ है स्लीप एपनिया के अंदर में। मतलब स्लीप एपनिया आई थिंक हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे कम टॉक्ड अबाउट टॉपिक होगा। हाँ, ये आज भी अभी अब किसी को बोलो तब भी पेशेंट सोचता है, और सबसे बड़ा इशू है डायग्नोस होने के बाद भी पेशेंट्स वो सीपीएप मशीन नहीं लगाना चाहता है। वो मशीन 15 डेज तकलीफ, आपको थोड़ा सा लगता है, आपको चश्मा भी पहनो तो आपको स्पेक्स पहनने में 15 दिन लगता है। तो वो एक बार वो मशीन आप लगाओगे तो पेशेंट 15 डेज 20 डेज का पेशेंट ऐसा बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे को लास्ट 10-15 साल में ऐसी नींद नहीं आई थी, अच्छी नींद आ रही है मेरे को। अब मेरे को काम करके भी अच्छा लगता है, नींद भी अच्छी होती है, नेक्स्ट डे बहुत फ्रेश फील करता हूँ मैं। मेरे को अब मेरा आगे से वेट भी लूज हो रहा है, शुगर भी कंट्रोल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सब कुछ कंट्रोल आ रहा है मेरा। पहले मैं 3 मेडिसिन 4 मेडिसिन में थे, वो कम के अभी 1 मेडिसिन हो गई है। बहुत बार मैंने देखा पेशेंट्स रेगुलर करते करते उनका ये कुछ चीज़ की मेडिसिन भी बंद हो जाती है। तो ये मशीन सर मतलब क्या ये लाइफ लॉन्ग चलती है ना? देखो लाइफ लॉन्ग ऐसा है कि पहला बात है इस मशीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट वेट लॉस, खाली स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट मशीन नहीं, मशीन तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो आपको चाहिएगी। साथ में आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे वेट लॉस करना, रात को सोने का, तो वो बाद में हम लोग देखते हैं पेशेंट का रिकवरी, उसके हिसाब से लोग बहुत बार मशीन के लिए बोलते हैं कि नहीं लेने से भी चलेगा। लेकिन बट मैक्सिमम पेशेंट बोलते हैं सर आई एम हैप्पी विद द मशीन, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा जो एक बार लेने का, तो उसमें कोई वो प्रॉब्लम। इनफैक्ट आदमी लोग लेके ट्रेवल भी करते हैं आराम से। अच्छा, मतलब पोर्टेबल है, पोर्टेबल है, बहुत बड़ा नहीं ऐसा कुछ छोटा सा मशीन। आपका टेलीफोन जो आता था अपन का पहले, छोटा वाला पोर्ट जो घर पे जो अपन टेलीफोन यूज करते थे, डेस्कटॉप वाला, उतना बड़ा टेलीफोन के उतना बड़ा ही आता है, नेबुलाइजर जैसे। हाँ, नेबुलाइजर मशीन उतना बड़ा है। तो सर हमने स्नोरिंग के बारे में ऑलरेडी बात करी है, बट स्टिल मतलब स्नोरिंग नॉर्मल है, ये मिथ है जो कि आपने अभी ब्रेक किया। बट ये ज़रूरी नहीं है ना कि हर स्लीप एपनिया रिलेटेड ही स्नोरिंग हो। नहीं, मैं बताया ना आपको, इसमें भी फिजियोलॉजिकल, एक बच्चा खेल के आया है कोई बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी इसको स्नोरिंग हो सकती है। कोई आदमी का साइनस का इशू है, कोई नेजल ब्लॉकेज होगा, उसकी वजह से भी स्नोरिंग हो सकती है। किसी को बच्चों को एडिनोइड होता है, उसकी वजह से भी स्नोरिंग हो सकती है। तो आपका कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करके, आज मान लो लेबर है या कोई कूली लोग करते हैं, जैसे फिजिकल, आज कोई स्पोर्ट्समैन है, बहुत ज़्यादा दिन भर मेहनत किया, खेला है, तो उस दिन वो स्नोरिंग किया, दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, अगर कोई आदमी, आज मेरी है मान लो डॉक्टर, हम लोग चैम्बर में बैठते हैं, इतना हम लोग का फिजिकल वर्क नहीं होता, अगर मैं डेली बेसिस में स्टोरिंग करने लगूँ
साथ में मेरे अदर सिम्टम, तो मेरे को डेफिनेटली अलर्ट होना चाहिए कि कुछ चल रहा है, कि आई एम गोइंग। और ये स्नोरिंग इज नॉट जेंडर बेस्ड नहीं है, जेंडर किसी को बेस्ड भी नहीं हो है, किसी सकता को भी हो सकता है। डेंजरस, मैं बेसिकली बोलूँगा आपको, स्नोरिंग में भी डेंजरस, तो बी केयरफुल, तो इवेल्युएट करना चाहिए है। उसको। और कुछ लोग ना बहुत स्लो स्नोर करते हैं, कुछ लोगों की बहुत तेज स्नोरिंग होती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कि मतलब उसका डेंजर लेवल की वजह से है ना, डेंजर या नहीं, फिर देखो वो सब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ऐसा कुछ नहीं है, डेंजर लेवल उससे डिफाइन नहीं होता। एक होता है कि स्नोरिंग एक आदमी के मुंह से आवाज़ करने की आदत होती है, वो अलग चीज़ हो गया। एक स्नोरिंग एक टिपिकल आपको साउंड मिलेगा, एक लाउड साउंड जो मिलेगा वो इसको स्नोरिंग। इनफैक्ट स्नोरिंग स्लीप अपने इज ए कॉज ऑफ डाइवोर्स ऑल्सो नाउ इट इज इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, ओके इट हैज़ इंक्रीज्ड। इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड्स में विदाउट स्लीप स्टडी लाइसेंस देना अलाउड नहीं है। आपको एक ड्राइवर, मान लो एक एम्बुलेंस ड्राइवर है, उसको अपने स्टोरिंग के लिए उसका स्लीप अपने आप उसको लाइसेंस दे दिया, वो ड्राइव करके आ रहा है, वो किसी की लाइफ बचाने के लिए, वो पेशेंट है उसको रास्ते में स्नोरिंग स्लीप अपने की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो तो गलत है। इसलिए आपका वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पर स्लीप स्टडी इंश्योरेंस में कवर है, और वहाँ पर कंपलसरी है आपको ड्राइविंग लाइसेंस के पहले स्लीप स्टडी का रिपोर्ट सबमिट करना। तो ये आई थिंक इंडिया में भी अब धीरे धीरे होना चाहिए, कि इसकी वजह से भी आई थिंक बहुत एक्सीडेंट बचेंगे। बहुत एक्सीडेंट्स केस देखते हैं हम लोग, न्यूरोलॉजी से कॉल आता है डिपार्टमेंट हम लोग के पास, इसका तो स्लीप अपने का इशू लग रहा है। सर, और अगर सिर्फ नॉर्मल स्नोरिंग हो तो उसको कैसे करेक्ट कर तो सकते हैं? नॉर्मल स्नोरिंग हो तो आपको इसके लिए तो डिपार्टमेंटल इवैल्यूएशन चाहिएगा। जैसे किसी किसी को ईएनटी, मैक्सिमम केस में ईएनटी वाला इशू रहता है, टंग फॉल हो रहा है, या नेजल साइनस वाला इशू हो रहा है, तो किसी किसी को आपको जैसे वो पोजीशन की वजह से होता है, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा उस चीज़ का। जैसे इवैल्यूएशन बेसिकली आपको स्नोरिंग है तो अगर एक बार इवैल्यूएट करना चाहिए आपको क्या है, मतलब स्नोरिंग को अपने Ignore को नहीं बिल्कुल भी करना- इग्नोर नहीं ignore करना चाहिए। इट्स अ बिग रेड फ्लैग। बिग रेड फ्लैग। हाँ, क्योंकि आपने अभी भी बोला कि लोग डिवोर्स तक लेने लगे हैं हाँ, स्नोरिंग की वजह अब से। मैंने देखा पेशेंट आके बोलते हैं सर इनका इतना स्टोरिंग होता है, मैं अलग रूम में सोती हूँ, अलग रूम में सोते हैं। करेक्ट, तो दैट इज And अगेन अ it- काइंड ऑफ अ it- डिवोर्स ओनली। और एक अगेन ये सोशल स्टिग्मा भी है। बहुत बार आप किसी फंक्शंस में जाते हो, जहाँ पर फैमिली फंक्शंस में हो, कहीं हो, आप बैठे बैठे हॉल में सो रहे हो, स्नोर कर रहे हो, सोशल गैदरिंग में हो, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हो, लेक्चर चल रहा है, वो तो हम लोग भी देखते हैं स्नोर कर रहा है, बट इट पीपल, आदमी हंसते हैं, बट इट्स हंसने की चीज़ नहीं है, हंसने की चीज़ नहीं है, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग इन ऑन हिम। तो जिसकी वजह से वो भी एक आदमी बहुत जगह जाना नहीं चाहता कि मेरे को स्नोरिंग होता है, करेक्ट, मतलब उसको खुद का भी कॉन्फिडेंस भी कम कम हो होता जाता है वही। हाँ। तो बहुत बार वो किसके साथ आज गया है, कोई पार्टीज में कोई जगह स्टे कर रहा है, उसके थे 10 आदमी और नहीं सो पा रहे हैं। हाँ, करे, और वो खुद भी नहीं खुद चाहता भी कि नहीं मैं चाहता सोऊं, कि कि उसको disturb पता हो। है कि मैं स्नोर इतनी जोर से करता हूँ कि सामने वाला मेरे को छेड़ेगा ही छेड़ेगा। कि अरे तू रात को खराटे मारता है वो नहीं, उसको खुद को एक खराब लगता है कि मेरी वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो अवॉइड करता है। तो इससे बहुत सारी चीज़ एसोसिएटेड है स्नोरिंग के साथ। तो इसलिए स्नोरिंग को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना नहीं करें, करना चाहे कम आवाज़ करो चाहे ज़्यादा करो, बस प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर। आप यही बोलना या डेफिनेटली इसको इवैल्यूएट स्लीप स्टडी और एक स्लीप मेडिसिन। अभी आजकल देखा गया है कोई भी स्लीप स्टडी करा देता है, तो मेरे सबसे स्लीप स्टडी करने के पहले आपको डेफिनेट एक इवैल्यूएशन चाहिए, डायरेक्ट स्लीप स्टडी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को साइनस का इश्यू या नेजल ब्लॉकेज है, उसके बिना आप स्लीप स्टडी कराओगे तो फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा, ओके। तो फिर आपको मशीन प्रेस्क्राइब किया जाएगा। तो मैं बोलूँगा आप स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास ही जाओ, क्योंकि स्टडी करने को कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेक्नीशियन को भेज दूंगा स्टडी हो जाएगी, बट वेदर आपको स्टडी चाहिए नहीं चाहिए पहले वो देखना है। हाँ, मतलब आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पर और मेरा क्या स्लीप ज़रूरत रिलेटेड है या कुछ और आपका रीजन है, तो वो हाँ। देखना। आप पता चला कि आप लेबर इतना करके आपको स्लीप स्टडी नहीं, आपको रेस्ट की जरूरत है, तो स्लीप स्टडी नहीं चाहिए। आपका साइनस ब्लॉक है, आपको एजमेटिक इशू है जिसकी वजह से आपको स्नोरिंग हो रही है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट करोगे तो स्नोरिंग गायब हो जाती है, तो स्लीप स्टडी नहीं चाहिए उस सब केस में। फिर सर, हम लोग इतनी स्लीप की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि पुअर स्लीप और मेंटल हेल्थ, ये दोनों कैसे हैंड इन हैंड चलते हैं। अपन ने आई थिंक इस टॉपिक में ये बात डिस्कस की है। जैसे आपको रात को स्लीप नहीं हुई तो आप नेक्स्ट डे पूरे चिड़चिड़े रहोगे, आपको गुस्सा आएगा, आपका कंसंट्रेशन लेक रहेगा, आपका कंसंट्रेशन लेक होगा तो आपको अपने आप डिप्रेशन आएगा, तो ये आपको मेंटल हेल्थ को आपको डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से आपका फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों डिस्टर्ब होगी। और सर, पुअर हेल्थ हमारे वाइटल ऑर्गन्स को भी हाँ affect डेफिनेटली करते हैं? बताया ना, डायबिटीज़ होगा तो डायबिटीज़ आपके हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाएगा, किडनी फेलर सीकेडी बोलते हैं, मोस्ट कॉमन कोज डायबिटीज़ है। बाद में लीवर का भी अपन देखोगे, अपन सोचते हैं कि अल्कोहल ही सिर्फ लीवर फेलर करता है, कितने सबसे ज़्यादा पेशेंट आज की डेट में अल्कोहल से ज़्यादा भी होने धीरे धीरे आपके नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज बढ़ने लग गए, और जिसका ट्रीटमेंट मोर डिफिकल्ट है। लंग में टीबी करता है बार बार, डायबिटीज़ होना तो पेशेंट को, तो आपको बाद में आपका पेशेंट का ब्रेन ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है,
हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है, किडनी फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इनडायरेक्टली आपको सब कुछ ही अफेक्ट कर रहा है। हम लोग सिर्फ स्लीप को सोच रहे हैं, नहीं, ये आपका बॉडी का पूरा सारे वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। गुड रेस्ट होना चाहिए। जो नींद होती है, क्वालिटी ऑफ गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मिनिमम 6 आवर्स स्लीप जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है अपन के ब्रेन को रेस्ट करने के लिए। एक आदमी का होता है कि वो 4 घंटा 5 घंटा सोए, लेकिन रेगुलर में 6 आवर्स स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। और सर मैक्सिमम कितने होते हैं आजकल देखो, के जेनजी तो 12-12 घंटा भी सो नहीं, जाते हैं। देखिए, मैक्सिमम का चीज़ ऐसा है कि आपका खुद के ऊपर डिपेंड करता है इस चीज़ का। 8 घंटा 6 to 8 आवर्स स्लीप इज़ ए गुड स्लीप। बाद में एक आदमी का खुद का आता है, वो कोई लेजी है, काम नहीं करना चाहता, तो वो 10-12 घंटा, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। और नहीं, कभी कभी ऐसा वीकनेस की वजह से भी अपन हाँ, सो जाते वही हैं, वो भी। वो होता है बहुत बार। किसी का हार्मोन्स का थायराइड कमती है, वो हाइपोथायरिज्म हो रखा है, या एनीमिया वीकनेस की वजह से नींद आ रहा है, कुछ बीमार, वो अलग चीज़ हो गई आपकी। बट रूटीन में 12 घंटा स्लीप आई थिंक मतलब वो अनहेल्दी ही है, इट्स नॉट अ unhealthy हेल्दी है, साइन, इट्स हाँ। नॉट अ हेल्दी साइन आपके हिसाब से। तो मतलब 6 से 8 घंटा की नींद हमारे को जरूरी है डेली लाइफ में। मिनिमम में। सर अभी अपने अस्थमा की बात करी, तो अस्थमा में हम इन्हेलर्स का प्रयोग करते हैं। तो लोगों को इन्हेलर से भी एक तरह से डर लगता है कि कहीं हम उससे एडिक्टेड नहीं हो जाए, या इन्हेलर्स लेंगे, या फिर अगर कोई इन्हेलर ले रहा है तो सामने वाला इंसान तो उसको पूरा सोचता है कि भाई इसके लंग्स की तो कोई हालत ही नहीं है। बिकॉज एक टैबू है इंडियन समाज में, कि आप सामने किसी के भी ऐसे जनरली अपन इन्हेलर यूज़ करें तो लोगों को लगता है कि अरे इसको तो बहुत सिवियर एस्थमा है बेचारा, है तो सांस फूलने लगेगी, इसको बिठा दो, या तो ओवर केयर करने लगेंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये इसका कोई आउटपुट ही नहीं निकलना, ये हम लोगों को इतना काम करके दे ही नहीं पाएगा बिकॉज ये तो इन्हेलर पे है। देखिए, इन्हेलर का आपको ये जो टैबू बोल लो अपन के सोसाइटी में, आज का नहीं है, अभी तो बहुत कम हो गया। मैं जब 2017 में दिल्ली से गुवाहाटी वापस प्रैक्टिस के लिए गुवाहाटी रिटर्न हुआ था, तो उस समय था कि मैं अगर 10 प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ तो 10 में से मेरे को 10 जन मना करें सर इन्हेलर नहीं लेंगे सर। वो अगर खुद भी लेना चाहेंगे तो घर पे जाके उनके कोई ताऊ जी या चाचा या मम्मी पापा नेक्स्ट डे 100% प्रिस्क्रिप्शन लेके आएंगे, सर इसको तो आदत हो जाएगा, हम लोग घर में किसी को ये आदत नहीं है। तो अब तो कोविड के बाद से धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ गया इन्हेलर का, बट स्टिल 10 में से पहले 10 में से 10 थे, अभी 10 में से एक जन चौंकता है इन्हेलर को लेके, टोकता है कि सर इन्हेलर तो नहीं, सब कुछ छोड़ दे दो। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इन्हेलर सेफेस्ट मोड ऑफ मेडिसिन है लंग्स के लिए। अगर मेरे को पूछे कि डॉक्टर अभिषेक सेफेस्ट मेडिसिन क्या होगी, कोई टेबलेट खा लूँ लंग्स के लिए, या मैं कोई सिरप ले लूँ या इंजेक्शन ले लूँ, तो मैं बोलूँगा इन्हेलर सबसे बेस्ट है। जैसे मान लो किसी को चोट लगी है तो अपन उसको पेन किलर इंजेक्शन दे सकते हैं, टेबलेट दे सकते हैं, या मलम या स्प्रे लगा सकते हैं। मलम और स्प्रे सेफ है क्योंकि वो लोकली काम कर रहा है, आपके स्किन में चला गया। टेबलेट खाओगे वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, स्टोमक से एब्जॉर्ब होगा, लिवर में, किडनी में, ब्रेन में, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ पर उसका कोई रोल नहीं है। पेन मेरे को यहाँ हो रहा है, मैं ब्रेन को क्यों देना है। तो वैसे इन्हेलर भी वही मोड है, आप इन्हेलर ले रहे हो, आपके लंग्स में जा रहा है, आपको रिलीफ दे रहा है, और वो माइक्रोग्राम्स, इन्हेलर माइक्रोग्राम्स में आते हैं, टेबलेट मिलीग्राम ग्राम्स में आती है। और वो माइक्रोग्राम्स के भी आपका 30% विथ बेस्ट मोड ऑफ टेक्निक से एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, लंग में। बाकी सब आपका याद है वो स्पेशल में रह जाएगा या आपके मुंह में चिपक जाएगा, जो आप गरगल करने से वॉश आउट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगर कोई आदमी को स्टार्टिंग में ही अस्थमा है तो हम लोग उसका इन्हेलर जनरली डोज देके स्टेबल करके कम करके बंद करने का भी कोशिश करते हैं, बट वो बंद नहीं होता पूरा, पेशेंट को वापस जरूरत पड़ना है। बिकॉज अस्थमा के ट्रीटमेंट में देयर इज़ नो क्योर, आप खाली स्टेबल कर सकते हो अस्थमा को। एक जो थिंकिंग है ना कि मेरा अस्थमा था बोल के होता ही नहीं है अस्थमा में। अस्थमा वंस है एस्मेटिक, लाइफ लॉन्ग एस्मेटिक। आप हो सकता है कि आप अच्छे से जो आपको एलर्जेंस है उससे बच के रहोगे, आपके लंग्स को सेफ रखोगे आप, तो आपको सिम्टम्स नहीं आ सकते हैं, आप 10 साल 20 साल आप रह सकते हो। लेकिन वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड, किसी लंग की बीमारी में इन्हेलर लाइफ लॉन्ग चाहिए। जैसे COPD हो गया, कोई जैसे स्मोकिंग करके जो लंग की डैमेज होती है, कोई TB की वजह से लंग में फाइब्रोसिस होकर लंग में डैमेज आता है, उसके लिए इन्हेलर चाहिए लाइफ लॉन्ग। और लंग की कोई ILD बीमारी है तो वह सब बीमारी में आपको लाइफ लॉन्ग इन्हेलर चाहिए। तो वो चल रहा है, कोई इशू नहीं है, वो आपको कोई हानि नहीं करता। ऐसे तो कोई भी चीज़ आप लो अंडर द स्काई, सबके साइड इफेक्ट है। आप रोटी भी एक्सेस खाओगे विदाउट रीज़न, वो भी आपको साइड इफेक्ट करेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जो पेशेंट है उसको सांस आनी है। अगर पेशेंट को सांस नहीं आएगी तो उसको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, ना वो खाना खा पाएगा, ना रात को सो पाएगा। 1 नंबर चीज़। 2 नंबर चीज़, इन्हेलर को छोड़ के आप चाहते हो कोई टेबलेट्स। मैक्सिमम मैंने देखा पेशेंट्स कुछ डेरीफाइलिन टेबलेट्स या कोई स्टेरॉइड की टेबलेट रेगुलर बेसिस में, वो आपकी लाइफ को ज़्यादा हेल्प बना रही है। अगर इन्हेलर में हो, वो आपको कंट्रोल और आपका सिम्टम्स कंट्रोल है, दैट इज़ द बेस्ट मोड।
खाली याद रखना कि इनहेलर लेने के साथ साथ गरगल करना गर्म पानी से, जिससे आपका जो साइड इफेक्ट जो मुंह में चिपक के दांतों में या टंग में चिपके आपको फंगल इन्फेक्शन या आवाज़ आपकी ब्रेक करता है वो क्लियर करना है। अदरवाइज इनहेलर डिजीज स्पेसिफिक है तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। सर पोस्ट कोविड बहुत लोगों को पल्मोनरी इश्यूज हुए हैं, तो जिनको उस टाइम पर इफ़ेक्ट कर गया था लंग्स, तो आपने ऐसे बोला कि एक बार अगर कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर जाता है लंग्स को तो रिवर्सिबल नहीं है, तो हर केस में ऐसा होता है या देखिए लंग लीवर को हम लोग बोलते हैं फॉरगिविंग। आदमी को कोई लीवर का कोई आदत से, खुद की खराब आदत से लीवर को स्टार्टिंग में कोई हुआ है तो वो टाइमली छोड़ के रिकवर, बट लंग इज़ नॉन फॉरगिविंग। ओके, ऊपर वाले ने 2 लंग्स दिए, वो नॉन फॉरगिविंग होता है। किसी को निमोनिया हुआ है, दवाई खाया, ठीक हो गया, चल गया, टाइमली वो सब मेडिसिन खाया। किसी को टीबी हुआ है, वो मेडिसिन खाया, हेल्दी फूड रखा है और एक्सटेंसिव नहीं हुआ तो रिकवर कर गया। और कोई स्मोकिंग किया है, स्टार्टिंग में किया है, मतलब 2-1 साल छोड़ दिया, बट वो इतनी हैवी स्मोक कर लिया है कि लंग की इलास्टिक लूज हो गई, जल गई है, तो वो रिकवर नहीं होगी। क्योंकि लंग्स इलास्टिक टिश्यू बेसिकली, जिसका एक तो एक्सपेंशन काम है, एयर को जमा करना और एक्सचेंज करना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी को वॉश करना, ये सबसे मोस्ट कॉमन है। और भी फंक्शन है लंग्स के, लेकिन मोस्ट कॉमन फंक्शन लंग का यही है। लेकिन अब वो है इलास्टिक के ऊपर काम चलता है उसका। जैसे जस्ट एक कोई का एक रबड़ है, अगर उसको मैं टान टान के लूज़ कर दूंगा तो वेदर आप उसको ठीक कर पाओगे क्या? नहीं। तो वो लंग का भी वैसा ही फंक्शन है। तो लंग का आप स्मोकिंग करके या डस्ट लेके, डस्ट एक्यूमुलेट करके उसको आप जला दोगे, ख़राब कर दोगे, या किसी को टीबी हुआ नेगलेक्ट करके उसका लंग का टिश्यू डैमेज हो गया, वो रिवर्ट नहीं होगा। तो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना खुद के लंग्स को, क्योंकि आपको यंग एज में उसका तकलीफ नहीं मालूम पड़ेगा, बट आफ्टर द एज ऑफ 60 जब आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कम जाएगा, मसल पावर कम जाएगा, बोन पावर कम जाएगा, न्यूरोलॉजिकल पावर कम जाएगा, तब आपको वो चीज़ सामने आएगी वीक लंग का। स्मोकर्स को देखो आप, मैक्सिमम स्मोकर्स 60s के बाद तकलीफ पाते हैं, 50 के बाद तकलीफ पाते हैं, 50 के सांस चढ़ने लगती सांस है, 50 के बाद वो डेली सांस फूलती है। वो तो सब तो बहुत पहले 10 साल पहले छोड़ दिया, उसके पहले बहुत पीता था, कि वो लंग नहीं फॉरगिव करता। वो आपका उस समय तो चलो ठीक है, आपका बॉडी का स्ट्रेंथ आप पुश करके टाल लिए, बट जैसे आपका एज होने लगेगा, आपका फिजिकल वीकनेस आने लगेगा, तो आपको वो सामने आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो आएगा सामने। ये लंग का इसलिए लंग को सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अभी तो इतना पोल्यूशन है, तो ऐसे क्या ग्रीन फ्लैग्स है जो कि हमको करना चाहिए अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए? कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज? देखो मैं एज ए एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, फिर भी मैं सबको एडवाइस करता हूँ, आलोम विलोम लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, रेगुलर करना चाहिए। वो हम लोग के लिए फिजियोथेरेपी है और हम लोग इंडियन साइंस के लिए योगा है, तो डेट इज़ वेरी गुड। वो हम लोग चाहे कोई मशीन से या फिजियोथेरेपी क्लिनिक में भेज के कराएं, डेट इज़ वेरी गुड। सेकेंड है, पेशेंट अगर आज की डेट में जो अगर 2 व्हीलर्स जो ड्राइव करते हैं, मैं उनको सबको बोलूँगा आप 2 व्हीलर चलाते हुए मास्क पहन के चलाया करो, कि जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है डेवलपमेंट के साथ, उसके कुछ साइड इफेक्ट आएंगे। करेक्ट। चाहे दिल्ली हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे मुंबई हो, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, डेवलपमेंट आएगा। अभी आ रहा है डेवलपमेंट, तो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है पूरा गुवाहाटी में, आप देख लो, चाहे दिल्ली में देख लो, कहीं भी देख लो, तो उसको तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो आपको उसको अवॉइड करने के लिए रास्ता यही है कि आपको मास्क पहनना पड़ेगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज देखो, गुवाहाटी में अभी ब्रह्मपुत्र नदी सूखी रहती है, तो उसका सारा डस्ट एयर में आता है, तो वो भी तो अपन ही इनहेल करते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट है नॉट मेडिकल मास्क, कॉटन मास्क जो घर के बनाए हुए होते हैं ना, वो पहनो, डेली वॉश करने दो, घर के अंदर नहीं चाहिए। आप बाइक चला के जा रहे हो तो मास्क, हेलमेट कंपलसरी है, साथ में अंदर मास्क रहना चाहिए, तो वो आपका लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा। और कोई एजमेटिक है तो उसका प्रिवेंट करेगा एजमा का अटैक आने में। और पब्लिक प्लेस में जाते हो तो जो एजमेटिक है तो उनको तो मैं बोलता हूँ मास्क पहनो, क्योंकि आपको वायरल हो गया तो आपका एस्मा बढ़ जाएगा। तो मास्क बहुत इंपॉर्टेंट मेरे सबसे आने वाले समय में। कोविड में सबने पहना, लेकिन अब धीरे धीरे अब सब छोड़ दिए, तो वापिस एजमेटिक केस बढ़ने लगे। सर आजकल है ना, ये बहुत सारी कंपनीज ने लॉन्च किए एयर प्यूरीफायर, जैसे कि एसीज होते हैं हमारे घरों में, वैसे आजकल बहुत लोग एयर प्यूरीफायर्स भी लगाते हैं। आजकल तो ऐसे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी हमने देखा है कि वो नेक में ही एयर प्यूरीफायर लेकर अपना पर्सनल चलते रहते हैं, कि वो अपने उनके सराउंडिंग का एयर को प्यूरीफाई करते हैं। तो कितना सही है एयर प्यूरीफायर? ये मेरे को भी डाउट है कितना हेल्प करता है उनको, क्योंकि वो नेक में कैरी करके एयर प्यूरीफायर कितनी देर तक चल सकता है, मेरे को डाउट है इस चीज़ का, क्योंकि मैं मेरे पेशेंट में एडवाइस नहीं करता हूँ। अभी घर पे ऐसा कि आपका घर है, घर के अंदर तो इतना डस्ट वाला इशू नहीं रहता है। हाँ, किसी का जैसे अभी कोई जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, घर के अंदर पूरा डस्ट ही भर जाता है, वो रह ही नहीं पाता है, वो एजमेटिक है, तो उसके तक समझ में आता है। बट अगर नॉर्मली आप मान लो इसी रूम पे आप एयर प्यूरीफायर लगा के कितना आप हेल्प करोगे नहीं पता मेरे को। और ये जो एयर प्यूरीफायर कान में वो लगा के घूमते हैं, उसका भी नहीं बोल सकता हूँ मैं,
उसका एडवांटेज कितना हो रहा उनको, क्योंकि आप सबसे बड़ा बात है जितने आप बता रहे हो मैक्सिमम वो स्मोकिंग्स भी करते हैं, लेकिन एयर प्यूरीफायर साथ में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये नॉर्मल स्मोकिंग अवॉइड करना, मास्क पहनना करो, तो आपको मेरे को नहीं लगता एयर प्यूरीफायर का गुवाहाटी में फिलहाल जरूरत है। वो अपन का गुवाहाटी में अभी तक फिलहाल जरूरत नहीं पड़ा एयर प्यूरीफायर का। तो मतलब एयर प्यूरीफायर सिर्फ एस्मेटिक पेशेंट्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा एस्मेटिक इशू है और आपका डस्ट बहुत ज़्यादा है जहाँ पर वो रहते हैं उस घर पे। ऐसा नहीं, कुछ एरियाज है जो एकदम मेन रोड पर है, तो वहाँ रोज डस्ट आता है। डस्ट आता भी हो रहा है, कुछ जगह के पेशेंट आते हैं मेरे को, ये सब ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, मेरा घर में पूरा डस्ट भरती रहता है, तो उनको चाहिए, वो समझ में आता है उस घर पे, लेकिन अदरवाइज एक नॉर्मल एरिया में नहीं चाहिए एयर प्यूरीफायर, एस्मेटिक अगर है तो भी। सर हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है, हाँ। तो उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उनका रैपिडली आंसर दीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सांस फूलना कब इमरजेंसी होता है? सांस फूलना हमेशा इमरजेंसी होता है, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एक एस्मेटिक हो तो आपको खुद का मेडिसिन मालूम है, तो टाइमली मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इमीडिएट विजिट इमरजेंसी डिपार्टमेंट और योर ट्रीटिंग फिजिशियन। और अगर आप एस्मेटिक नहीं हो, आपका सांस फूले तो भी तो ये आप 100% उसको सीरियसली लेना है। इनहेलर रोज लेना सेफ है? सेफ है, इनहेलर टोटली सेफ है। आप तो पूरा वॉच करते हो। गर्गल, आप डूइंग वार्म वाटर gargle immediately after inhaler, it's a must and it is a safe. In fact, the technique should be also बहुत important है। इनहेलर विथ स्पेसर इज द बेस्ट टेक्निक, इसमें आपका मेडिसिन भी ज़्यादा जाता है, साइड इफेक्ट भी कम होता है। तो मैं स्पेसर हमेशा प्रमोट करूंगा विथ इनहेलर। डायरेक्ट इनहेलर में कोई मार्केट में आप जा चुके हो, ड्यूटी में जा चुके हो, तो चलो चलता है, पर कोशिश करो कैरी करना। अदरवाइज इनहेलर विथ स्पेसर इज द बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी। तो अगर आप स्पेसर के बाद भी आपको फिर गार्गल करना जरूरी है? हाँ, करना चाहिए। अगर 1% चांस है तो वो भी नहीं रहता फिर मुंह में चिपक। चांस ही क्यों लेना कोई भी। सर स्नोरिंग इग्नोर करनी चाहिए या चेकअप? नहीं, स्नोरिंग 100% चेकअप करने से मे बी डेंजर साइन। स्लीप एपनिया सिर्फ ओवरवेट लोगों को ही हो सकता है? नहीं, मैंने बताया स्लीप एपनिया किसी को भी हो सकता है, पतले दुबले आदमी को भी हो सकता है, ओवरवेट को भी हो सकता है। पोल्यूशन लंग्स को परमानेंटली डैमेज कर देता है? या लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पोल्यूशन आपका लंग को इफेक्ट करेगा। क्रॉनिक कॉफ से सबसे कॉमन रीज़न? क्रोनिक कफ का सबसे कॉमन कारण हो गया कफ वेरिएंट अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा मान लो। कब पल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? कब पल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? आप पल्मोलॉजिस्ट के दायरे से देखो तो आप सांस फूलने के लिए, खांसी और क्रोनिक कफ हो रखा है आपको, सीने में भारीपन लगता है कि सांस घुला के नहीं ले पा रहा हूँ मैं, सीने में पेन रह रहा है आपका राइट साइड में, लेफ्ट चेस्ट पेन में हमेशा डाउट रहता है कि वह हार्ट के लिए या राइट लंग के लिए कहना मुश्किल होता है, या स्नोरिंग हो रही है, या कफ के साथ ब्लड आ रहा है पेशेंट को, या पेशेंट को बुखार रह रही है विथ कफ, वेट लॉस है बहुत ज़्यादा, तो टीबी का एक साइन हो सकता है। पेशेंट का लंग में पानी जमा हो रहा है, तो पेशेंट का टीबी ट्रीटमेंट चलने से हमेशा मेरे हिसाब से एक पल्मोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए पेशेंट को, बिकॉज लंग इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। मोर देन 90% केस टीबी के लंग्स के होते हैं। ओके तो उनके लिए मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है टीबी केसेस को। सर अभी आपने बोला कि लंग्स में पानी हो जाता है, तो सर लंग्स में पानी कौन से बीमारी की वजह से होता है और उसके क्या ट्रीटमेंट है, क्या सिम्टम्स हैं? और उस लोग बहुत डरते हैं ना ये सोच के, मतलब हम ही किसी के बारे में अगर सुन लेते हैं कि भाई इनके लंग्स में पानी हो गया, तो अपने को ऐसा लगता है कि अरे बाबा इनको लंग्स में पानी हो गया, तकलीफ भी बहुत होती है। ये लंग्स में पानी, अगर आप ये टॉपिक एक वास्ट एक वो है कारण, सबसे कॉमनली अगर आप आओ तो लंग्स खुद के कारण हो सकता है, लंग्स की बीमारियों के कारण। फिर लंग्स के अदर देन लंग्स दूसरे ऑर्गन के लिए भी हो सकता है। मैं पहले दूसरे ऑर्गन के बारे में बता देता हूँ। जैसे पेशेंट को हार्ट फेलर है तो उसकी वजह से भी लंग में पानी आ सकता है, किडनी फेलर है तो उसकी वजह से भी लंग में पानी आ सकता है, किडनी लिवर फेलर है उसकी वजह से भी आ सकता है। अच्छा। ये आपका जो अपन का ग्रुप में देखते हैं। बाद मान लो किसी को ब्लड कैंसर है या कोई भी कैंसर बॉडी में हो, लंग में पानी आता है, क्योंकि लंग सबसे कॉमन ऑर्गन है जिसको कोई भी दूसरे ऑर्गन की इंसल्ट पकड़ती है। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, ब्रेन में अगर ब्लीडिंग हो गई है, पेशेंट को सेंस नहीं है, वो कफ सारा लंग में जाके उसको निमोनिया करके लंग में पानी आ सकता है। तो चारों वाइटल ऑर्गन का लंग में इफेक्ट आ सकता है। ठीक है। अब लंग का खुद का कारण आप देखते जाओ तो लंग में कोई भी इन्फेक्शन लंग में पानी ला सकता है। सेकेंड हो गया आपका लंग का आपका कैंसर जो हो गया, वो भी लंग में पानी ला सकता है। बॉडी में कहीं भी जगह कैंसर होगा वो लंग में पानी आ सकता है स्प्रेड करके। अब अदर देन दिस टू कोज आपका लंग में कोई बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जॉइंट पेन, उसकी वजह से भी लंग में इफेक्ट हो सकता है, लंग में पानी आ सकता है। ठीक है। तो आपका और कोई कुछ ऐसे चीज़ है जैसे आपका
कोई पत्थर फोड़ने का काम करता है जिसके लंग सूख रहा है, तो लंग की वजह से हार्ट फेलियर के लंग में पानी जमा हो सकता है। बट मोस्ट कॉमन कारण अगर इंडिया में पूछो तो 90% कारण आपका 80 to 90% कारण आपका निमोनिया और टीबी होता है, ठीक है। तो उसमें टीबी का ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता है और निमोनिया का ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म होता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि डायग्नोसिस में इशू रह जाता है बहुत बार कि वो पानी डेफिनेटली, क्योंकि टीबी के केस में क्या होता है, ओनली 10% केस में हम लोग को बैक्टीरिया मिलता है टीबी का लंग के पानी का। जब हम लोग जांच प्लेन पानी का जांच करते हैं तो नीडल से जस्ट एस्पायरेट करके 90% केस में नहीं मिलता, तो हम लोग क्लिनिकली देखना पड़ता है। तो उस जगह में मैंने जैसे आपको थोराकोस्कोपी बताया, थोराकोस्कोपी का रोल आ जाता है, तो हम लोग को कंफर्म डायग्नोसिस ले सकते हैं। उसमें भी क्या होता है 90 to 99% केस में डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, 1% केस में हम लोग को वहाँ पर भी डाउट रहता है, तो हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट में फिर देख के ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। बाद में आपका कैंसर है, बहुत बार होता है कि पेशेंट आ रहे हैं 6 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा है, 9 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको टीबी नहीं कैंसर है, वो मिस होता है, उस बोल के मुश्किल होता है। और बहुत बार होता है कि पेशेंट को नॉर्मल टीबी का ट्रीटमेंट दे के रखे हैं, जब डायग्नोसिस करते हैं तो टीबी नहीं, नॉर्मल टीबी नहीं, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी निकलती है, तो उसका ट्रीटमेंट फिर पेशेंट को चेंज किया जाता है। तो ये ब्रॉड में शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ये पानी होने का कारण। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया टीबी वाला पार्ट, जिसमें उसका पेशेंट का रेगुलर मेडिसिन ट्रीटमेंट, टीबी का मेडिसिन का ट्रीटमेंट विद प्रॉपर डाइट एंड फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए। तो सिम्टम्स मतलब ऐसा कोई सिम्टम्स होता है कि पता चलता है कि पानी भर गया है? देखो पानी भर गया पेशेंट का, इससे डेफिनेट सिम्टम तो आप डिपेंड करता है कारण के किस कारण से हो रहा है। अब लीवर के लिए होगा तो वो किडनी के लिए होगा, पेशेंट का पाँव फूलता है, सांस फूलने लगता है। लीवर के लिए पेशेंट का पेट फूलेगा, पाँव भी फूलेगा, बाद में सांस फूलने लगता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हार्ट के लिए पेशेंट को रात को बिस्तर में सीधा सो नहीं पाता है, सांस फूल रही है, और वो हम लोग ऑर्थोपनिया बोलते हैं, बिस्तर में सीधा सोते ही उसको बैठना पड़ता है, और साथ में पाँव भी फूलने लगता है। वो हो गया लीवर, किडनी और हार्ट वाला इशू। अब लंग के कारण अगर मान लो किसी को टीबी या निमोनिया, तो उसको फीवर, कफ, सीने में भारीपन लग रहा है, एक साइड में सोने से ज़्यादा दर्द होता है, जैसे वो राइट साइड में सोता है तो उसको पेन होने लगता है, लेफ्ट साइड में उसको रिलीफ मिलता है, तो और सीने में भारीपन लग रहा है, वो सांस लेता तो साथ अटकती, सांस ले नहीं पाता है, तो वो हो गया। तो वो कॉमन सिम्टम्स हो गए। अब मान लो किसी को पानी नॉर्मल क्लियर वाटर है पर उसमें कभी मवाद बन जाता है वो पानी, तो वो उसका सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं, वो कभी कभी वो लंग को डैमेज भी कर देता है। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस करना इंपॉर्टेंट होता है सब चीज़ को। वो मवाद बनने के बाद थोड़ा सा ट्रीटमेंट और लेंदी हो जाता है वो उसका फिर। मतलब अभी तक जितना हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ उससे समझ आ रहा है कि हमारे वाइटल ऑर्गन में सबसे सेंसिटिव ऑर्गन इज लंग्स। 5 ऑर्गन सेंसिटिव है, बट लंग ओपन है तो अपन को ज़्यादा इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट से, जो अपन को मालूम नहीं पड़ता, अपन इग्नोर कर जाते हैं। अपन ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, लिवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, इको, ईसीजी सब हो जाता है, लेकिन कभी पेशेंट को मैं बहुत रेयरली देखता हूँ कि वो कभी एक्सरे करा के हम लोग के पास से हेल्थ चेकअप कराया, उसमें एक्सरे कराया है कि डायबिटिक चेकअप हुआ, पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, रूटीन चेकअप कराया है, लेकिन उसका एक्सरे नहीं होता कभी भी। करेक्ट, ब्लड टेस्ट सबका करवाते हैं बट हम लोग कभी चेस्ट का चेस्ट एक्सरे नहीं करवाते हैं। स्पेशली डायबिटीज पेशेंट में मैं देखता हूँ, तो मैं सबसे साल में एक बार एक डायबिटिक पेशेंट को साल में रूटीन एक चेस्ट एक्सरे होना चाहिए, क्योंकि लंग हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान रखें कि अगर आपके फैमिली में किसी को भी डायबिटीज़ है और आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको एक चेस्ट का एक्सरे भी करा लेना चाहिए ताकि आपके लंग्स के हेल्थ को भी आप मॉनिटर कर सको। सर अभी लंग्स की जब बात हो रही थी और कैंसर की भी बात आई, तो सर लंग कैंसर क्या है और कितने लेवल्स का है और कैसे होता है? तो लंग कैंसर क्या है, मतलब कोई भी लंग का कैंसर लंग कैंसर में आता है। इसके 3-4 टाइप के आते हैं, जो हम लोग जो बायोप्सी में जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, लेवल्स तो आपको नॉर्मली जो कैंसर का स्टेजिंग होता है स्टेज 1 से 4 होता है, लेकिन लंग कैंसर का सबसे बड़ा मुश्किल क्या है ना, वो जनरली अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं होता है। ओके। अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं होने का कारण है कि एक तो अपन खुद एज ए पेशेंट हम लोग खुद इग्नोर करते हैं सिम्टम्स, ठीक है। 2 नंबर चीज़, अपने देश में टीबी इतनी कॉमन है, टीबी बोल के चलता रहता है। 3 नंबर चीज़, उसका पेशेंट का जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है वो स्टेज 3 तक ही पहुंचता है मैक्सिमम केस में। इनफैक्ट मेरी खुद की एक स्टडी थी जब मैं पढ़ रहा था, उसमें 1100 पेशेंट थे, उसमें मेरे पास सिर्फ 7 पेशेंट थे जो स्टेज 1 में आए मेरे पास। स्टेज 2 के 20 से 25 पेशेंट थे, बाकी सब स्टेज 3 और 3 के ऊपर थे, 3 और 4 के थे। तो क्योंकि पेशेंट का वो सिम्टम्स की लंग कैंसर का वो एक जो आपका ऑपरेटेबल स्टेजिंग किया हुआ है हम लोग के सोसाइटी की तरफ, जो कैंसर सोसाइटी की तरफ से, तो उसके हिसाब से वो तब तक सिम्टम्स आता तब तक वो बढ़ जाता है। ओके। लंग कैंसर, तो इसलिए लंग कैंसर का ट्रीटमेंट अब तो बहुत अच्छा हो गया।
आज से आप 7 साल 8 साल पहले देखने जाओ तो लंग कैंसर का सर्वाइवल बहुत कम था, 5 साल सर्वाइवल बहुत कम था। अब तो बहुत अच्छा हो गया लंग कैंसर का सर्वाइवल, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन आ गए लंग कैंसर के, सर्जरी का भी अच्छा ऑप्शन आ गया है, बाद में डायग्नोसिस का भी अभी बहुत अच्छा पहुंच गया है, लेकिन वो भी बहुत डायग्नोसिस को लेके अभी बहुत काम बाकी है लंग कैंसर में, और बहुत कॉस्टली भी है। डायग्नोसिस वाला जो पार्ट है, एफोर्डेबिलिटी वाला इशू आ जाता है कंप्लीट वो, क्योंकि जब लंग कैंसर बहुत छोटे स्टेज में रहता है, उसका बायोप्सी भी लेना एक चैलेंज है, क्योंकि लंग फटने का चांसेस बहुत रहता है। आज लीवर है छोटा सा आप ले लो तो चांसेस ऑफ फटने का रिस्क नहीं रहता। लंग एक बैलून है, इससे इलास्टिक बैलून है जिसमें आप नीडल डालने जाओगे एक छोटे से साइज में 1 सेंटीमीटर के पिलो, तो चांस रिस्क रहता है कि वो फट जाएगा, प्रिसीशन से करना पड़ता। तो उसका एबिलिटी, उसका मशीन्स जो होती है बहुत कम जगह इंडिया में भी अभी भी बोलने जाओ तो बहुत सिलेक्टेड 2-3 सेंटर है जहाँ पर वो सब मशीन्स है सारी जो एकदम एडवांस। तो मतलब क्या, मतलब रोबोटिक यूज होता है ना? अभी तक लंग में रोबोटिक का रोल नहीं आया, लंग में रोबोटिक का रोल नहीं है। 1-2 सेंटर कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट लंग रोबोटिक नहीं है। इनफैक्ट लंग ट्रांसप्लांट भी जो बोलते हैं हम लोग, उसका भी सक्सेस कितना कहना मेरे को डाउटफुल है अभी तक। लीवर जैसे बहुत सक्सेस है, किडनी सक्सेसफुल है, किडनी ट्रांसप्लांट। इनफैक्ट हार्ट, लंग का सबसे बड़ा वो जो बताया ना मैंने कि वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब निमोनिया, बैक्टीरिया, टीबी बहुत जल्दी एक्वायर्ड कर जाता है, इसलिए उसका फेलर का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए लंग का इश्यू रहता है। तो वो बहुत जल्दी वल्नरेबल हो जाता है, बहुत वल्नरेबल होता है फेलर के लिए। लास्ट में अगर अपन पूरे पॉडकास्ट का जो भी अपना था उसको अगर अपन सम अप करें, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि व्हाट आर दी ग्रीन फ्लैग्स फॉर आवर लंग्स एंड व्हाट आर दी रेड फ्लैग्स फॉर आवर? ग्रीन फ्लैग्स में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि लंग्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस अपन को अब देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा अपन का लंग हेल्थ का इशू आएगा। जैसे आप देखो, जब अपन 2000s में जब था तो अपन गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, पर जैसे जैसे फूड एडल्ट्रेशन बढ़ा, अभी सबको आप देखो गैस्ट्राइटिस का इशू रहने लगा। बट लास्ट 5 to 7 ईयर से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो लंग्स का इशू बढ़ने लग गया है। तो आई थिंक सबको अब इंपॉर्टेंस देना चाहिए लंग्स का, और स्पेशली जब कोई डस्टी एरिया में जा रहे हो या 2 व्हीलर्स में, तो मास्क पहनने की एक हैबिट रखना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट हेलमेट कंपलसरी कर रही है हेड के लिए, लेकिन मास्क वाला भी इशू अपन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एस्मेटिक पेशेंट जिसको सांस की इशू हो रही है, वो अकेला इफेक्ट नहीं होता है। अब मान लो कोई एक IAS ऑफिसर है जिसका उसको एस्थमा है, तो वो एक्यूट अटैक लेके मेरे पास इमरजेंसी में एडमिट है, तो उसकी वजह से कितना काम पीछे अटक रहा है। या उनके बच्चों को ही मान लो, या डॉक्टर अभिषेक के मान लो उनको एस्थमा है, तो वो पोल्यूशन में गया, वो केयर नहीं किया, तो पीछे कितने जन को इफेक्ट हो रहा है। गवर्नमेंट का डेली लॉस ऑफ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है एस्थमेटिक के हिसाब से, ब्रीदिंग वाले प्रॉब्लम में। अब किसी को चलो वीकनेस आ रहा है, वो चला जाएगा ड्यूटी में, लेकिन एस्थमेटिक वाला पेशेंट जब तक सांस ही नहीं आता तो वो कैसे चल के जाएगा हॉस्पिटल ड्यूटी में खुद की। तो इसलिए उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो ये पोल्यूशन को लेके अपन को भी जो होना ज़रूरी है, ये डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, तो उस प्लांटेशन से पोल्यूशन कोशिश करें अपन खुद भी, और अपन खुद जितना, जैसे ट्रैफिक इतना बढ़ गया है व्हीकल्स, तो उसको भी डिक्रीज़ करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का नहीं है, एज ए पब्लिक अपना भी है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक बर्न करती है, कहीं भी टायर बर्न कर देती है, कहीं भी जब गार्बेज को बर्न, वो भी अपना ड्यूटी है। करेक्ट, ठीक है। बाद में कंस्ट्रक्शन साइट में गवर्नमेंट ने रूल बहुत बनाया है, फिर भी जो कवर करना कि डस्ट ना स्प्रेड करे, वो भी अपन का ड्यूटी है। बाद में मास्क वाला चीज़ मैं प्रमोट करता हूँ मेरे चैम्बर में, ईच एंड एवरी पेशेंट को मैं बोलता हूँ, लंग का बीमारी से बचना तो मास्क सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जितना नहीं चाहिए, आप घर पे बैठे हो, रूम के अंदर बैठे हो, नहीं चाहिए, बट सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बचो, सेकेंड हैंड डस्ट से बचो, वो आपका ड्यूटी है। आप कैसे करते हो वो आपको देखना। लॉन्ग टर्म में हम लोग को मास्क पहनना पड़ेगा खुद को सेफ रखने के लिए। तो सांस लेना ऑटोमेटिक है, लेकिन अपने लंग्स का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपने इस पॉडकास्ट में समझा कि ये हमारी जो वाइटल ऑर्गन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एनवायरनमेंट से, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, उनका हम ध्यान कैसे रखें और कैसे समझें कि वो हमें कब ये साइंस दे रही है कि हाँ, अब हमें अपने डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा अपने सेहत का ध्यान रखें। दिस इज़ रुचि फ्रॉम ऑरा।